Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 6, Oral and Documentary Evidence Part 2. Let's quickly go through synopsis first. In this, we are going to cover from section number 79 to 90A, presumption as to documents and electronic records, and after that, exclusion of oral documentary evidence, that is section 91 to 100. So let's get started. प्रिजम्पशन मतलब क्या कि हम कुछ प्रिज्यूम कर रहे हैं. तो अब जो डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, उसको लेके कुछ प्रिजम्पशंस है एंड उस पे ये सारे सेक्शंस है फ्रॉम 79 टू 90. अब प्रिजम्पशन क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं टू द कोर्ट, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे राइट है. दैट इज़ द बेसिक प्रिजम्पशन कि वो जेन्युइन है. उसका जेन्युइननेस ड्रॉ करेंगे हम किस चीज़ पे, सर्टिफिकेट्स हो गया, सर्टिफाइड कॉपी हो गया, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी ड्यूली ऑथराइज्ड है बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पब्लिक ऑफिसर्स. तो वहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है कि ये सारे राइट है, इसमें कोई फ्रॉड या डिफेक्ट नहीं है. प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट हाउएवर इज़ नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, मतलब इसको पूरा प्रूफ नहीं मानेंगे हम, बट प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. नॉर्मली हम इसको जेन्युइन मानेंगे, दैट इज़ हम उसको करेक्ट मानेंगे अनटिल, जब तक अपोजिट पार्टी इसका कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं करती. मतलब यू हैव प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट और अगर अपोजिट पार्टी ने दूसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या उसका कुछ सर्टिफाइड कॉपी लाया जो इसके कॉन्ट्ररी है, तो इन दैट केस वी विल नॉट कंसिडर दिस वन. तो अब कुछ प्रिजम्पशंस है जो हम देखेंगे. फर्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी. अब सर्टिफाइड कॉपी जो हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स से लेते हैं, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने ऐसे कोई ऑफिसर से लिया है, सर्टिफाइड कॉपी हो, डॉक्यूमेंट्स हो जहाँ वो ऑफिसर का सील हो, स्टैम्प हो, जो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था, इन दैट केस कोर्ट क्या अज्यूम करेगा कि कोर्ट विल प्रिज्यूम कि ये जेन्युइन है, पहले से ही मान लेगा कोर्ट. ये जो प्रिजम्पशन वाला सेक्शन है ये किस चीज़ों पे लगता है, सर्टिफाइड कॉपीज़ पे, सर्टिफिकेट्स पे, अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑफिसर ने, ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर, उसने उसको ड्यूली सर्टिफाई किया है. इन दैट केस वी विल प्रिज्यूम कि जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, provided that such document is substantial in the form and purports to be executed in the manner directed by law. ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर फॉर्म में है एंड इट पर्पट्स मतलब वो बता रहा है कि इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ, मतलब लॉफुली उसको एग्जीक्यूट किया गया है इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 80, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज record of evidence. Documents produced to the court as a record of evidence. Section 80. जब भी कोई डॉक्यूमेंट तुम कोर्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मे बी एनीथिंग, एनी रिकॉर्ड और मेमोरेंडम, एज अ एविडेंस और अ पार्ट ऑफ एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, की किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में तुमने कोई रिकॉर्ड या मेमोरेंडम दिया, or before an officer authorized by law to take such evidence or statement or confession by any prisoner or accused person, जब भी prisoner या accused person ने दिया, and purporting to be signed by any judge or magistrate or any officer, the court shall presume, court क्या presume करेगा कि ये document genuine है, इसमें कोई भी mistake नहीं है. That any statement as to circumstances under which it was taken purporting to be made by signing are true, उसमें जो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा जेन्युइन है, उसमें जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है और वो एविडेंस, स्टेटमेंट और कन्फेशन को कोर्ट कंसिडर करेगा. दैट विल बी ड्यूली टेकन. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 81, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है ऑफ लंडन गैजेट या एनी अदर ऑफिशियल गैजेट, फिर गवर्नमेंट गैजेट में जो डॉक्यूमेंट्स है, डिपेंडेंसी ऑफ पोजीशन, ब्रिटिश क्राउन, या जो डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर में आए बट थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है विच इज़ सब्सटेंशियली केप्ट इन अ फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर कस्टडी में मेंटेन किया गया था एंड यू आर प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम दैट, तो फिर उसको हम जेन्युइन मानेंगे. प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस. अभी कोई एविडेंस है, सेक्शन 81A, कोई एविडेंस है, कोई रिकॉर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो हम उसको भी
जेन्युइन मानेंगे अगर वो किसी ऑफिसर के प्रॉपर कस्टडी में था तो, एंड इट वॉज केप्ट इन अ फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 82, presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature. क्या बोला है, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट तुम कोर्ट के पास प्रोड्यूस कर रहे हो एंड इट इज़ अ डॉक्यूमेंट बाय द लॉ इन फोर्स इन इंग्लैंड और आयरलैंड, तो हम उसको कब एडमिसिबल प्रूफ मानेंगे, जब विदाउट द प्रूफ ऑफ सील और स्टैम्प, मतलब सील और स्टैम्प नहीं होने के बाद भी इट वॉज साइन बाय द पर्सन और क्लेम्ड बाय द पर्सन बाय होम इट पर्पज टू बी साइंड. अगर वो पर्सन वहाँ है तो हम उसको एडमिसिबल मानेंगे. कोर्ट शैल प्रिज्यूम that seal, stamp or signature is genuine and that person signed it held at the time when he signed it the judicial or official character which he claims, और उस डॉक्यूमेंट को हम एडमिसिबल मान लेंगे वहाँ पे. सेक्शन नंबर 83, प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उन्होंने कोई मैप्स और प्लान्स अगर बनाए हैं तो हम क्या मानेंगे कि वो एक्यूरेट है और उनको कंसिडर किया जाएगा. बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट. अदरवाइज कोई दूसरे पर्पज के लिए बनाए गए हैं तो उसको प्रूव करना पड़ता है. सेक्शन नंबर 84, प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन. कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रहा है कि कोई भी बुक है जो प्रिंट की गई है, पब्लिश की गई है बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और कंटेन और एंड टू कंटेंट ऑफ एनी लॉ ऑफ द कंट्री, या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू प्रिंट की गई है, पब्लिश की गई है, या एज पर लॉ ऑफ द कंट्री, तो ऐसी कोई भी बुक, रिपोर्ट उसको कोर्ट कंसीडर करेगा. सेक्शन नंबर 85, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब तुमने किसी को पावर दिया कि वो तुम्हारे बिहाफ पे काम कर सकता है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, ऐसा कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोर्ट, जज, मैजिस्ट्रेट, वाइस काउंसिल या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अगर एग्जीक्यूट करता है, ऑथेंटिकेट करता है, तो कोर्ट विल कंसीडर दैट एविडेंस. प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स 85A. अगर ये जो अग्रीमेंट्स है ये वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसमें अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो हम कब कंक्लूड करेंगे, जब उसमें प्रॉपर डिजिटल सिग्नेचर है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि इट वाज साइंड बाय द पर्सन हु वाज सपोज्ड टू बी साइन एंड देन कोर्ट विल कंसीडर इट एज अ एविडेंस. उसके बाद 85B, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर. अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, डिजिटल सिग्नेचर से कोई प्रोसीडिंग है जहाँ पे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो वहाँ पे तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि अगर सिक्योर्ड है तो इट इज़ जेन्युइन, इट इज़ करेक्ट, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड. अगर कॉन्ट्ररी ने कुछ प्रूव किया दूसरी पार्टी ने तो फिर उस पर डाउट आ सकता है, अदरवाइज कोर्ट विल कंसिडर इट. इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, तो वहाँ भी अगर सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर है, जैसे पहले सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखा, अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो भी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर इज अफिक्स्ड बाय, कि जो सिग्नेचर है वो किसने अफिक्स्ड किया, बाय सब्सक्राइबर विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. मतलब उस इंसान ने जिसका इंटेंशन था कि वो ये करेगा, मतलब जो ऑलरेडी ये काम करने वाला था उसी ने किया है. Except in the case of secure electronic record or a secure digital signature, nothing in this section shall create any presumption relating to authenticity and integrity of electronic record or digital signature. मतलब ये इतना पार्ट छोड़ के अदरवाइज देन दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये सेक्शन और कोई चीज़ कवर नहीं करता. आफ्टर दैट वी हैव सेक्शन 85C, प्रिजम्पशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. पहले क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर. अब हम देख रहे हैं DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड, अगर कोर्ट के सामने कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रखा गया है तो उसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि दैट इज करेक्ट एंड दैट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, एक्सेप्ट फॉर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड एज सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन विच हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड if the certificate was accepted by the subscriber. After that, section number 86, presumption as to certified copy of foreign judicial records. अभी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, foreign judicial records. अगर कोई भी foreign judicial records है उसका तुम certified copy ला रहे हो
इट मे बी ऑफ एनी कंट्री नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ हर मैजेस्टीज डोमिनेंस। तो हम कोर्ट उसको क्या प्रिज्यूम करेंगे कि दैट इज जेन्युइन एंड एक्यूरेट इफ द डॉक्यूमेंट पर्पट्स टू बी सर्टिफाइड, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सर्टिफाइड है बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन और फॉर सच कंट्री टू बी द मैनर कॉमनली यूज इन द कंट्री फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपी, कि मतलब वो फॉरेन कंट्री में जो भी मैनर में सर्टिफिकेशन होता है इन दैट मैनर अगर रिप्रेजेंटेटिव ने उसको सर्टिफाई किया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है एंड एक्यूरेट है। आफ्टर दैट प्रिजम्पशन एज टू बुक्स मैप्स एंड चार्ट्स। पहले जो बुक्स मैप्स चार्ट्स वाला सेक्शन था वो था कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसको बनाया है तो इफ़ यू वांट वी कैन गो बैक। सी मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, नाउ इट इज़ एनी बुक मैप एंड चार्ट। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई मैटर है जहाँ पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट है एंड दैट हैज़ पब्लिश्ड मैप और चार्ट, तो फिर द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रिलेवेंट फैक्ट एंड विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स इंस्पेक्शन was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published. Court presume करेगा कि that is accurate. After that, section number 88, presumption as to telegraphic messages. अगर कोई मैसेज है यूजिंग टेलीग्राफ ऑफिस तुमने किसी पर्सन को फॉरवर्ड किया है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि वो मैसेज उसी पर्सन तक पहुंचा है जिस तक पहुंचना चाहिए था अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड। कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय होम सच मैसेज वाज डिलीवर्ड। किस पर्सन ने डिलीवर किया उसको लेके कोर्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगा, बट डिलीवर किसको हुआ, क्योंकि वो तो ऑफिस से पता चल सकता है कि मैसेज किसको डिलीवर हुआ थ्रू ट्रांसमिशन ऑफिस, मतलब जहाँ से डिलीवर होता है। तो इन दैट केस किसको डिलीवर हुआ ये तो पता कर सकता है, कोर्ट प्रिज्यूम भी करेगा कि दैट इज़ एक्यूरेट कि हाँ सो एंड सो पर्सन को ये मैसेज डिलीवर हुआ था, बट किसने डिलीवर किया था इस पे कोर्ट का कोई प्रिजम्पशन नहीं है। सेक्शन 88A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे फ्रॉम द ओरिजिनेटर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, अभी यहाँ हम मेल की बात कर रहे हैं, ईमेल नॉर्मल ईमेल सर्वर टू द एड्रेसी टू होम द मैसेज पर्पट्स टू बी एड्रेस्ड, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि हाँ ईमेल पहुंचा गया था टू द एड्रेसी जिसको पहुंचना था, बट किस पर्सन ने वो मैसेज भेजा इसको लेके कोर्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि तुम्हारे फ़ोन से किसी और ने फॉर एग्जांपल बी पर्सन को मैसेज कर दिया, अब इसमें बी को मैसेज गया तो ये तो प्रूव किया जा सकता है कि बी को ये मैसेज पहुंचा था, इट वाज सर्व टू द एड्रेसी, बट ए ने भेजा यानी कि तुमने भेजा ये कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करता है। Section 89 presumption as to due execution etc. of document not produced. Court shall presume अगर कोई document produce नहीं हो रहा है that after notice to produce that document was attested, stamped and executed in the manner required by law. फिर section 90 बात करता है ऐसे documents की जो 30 साल पुराने हैं। अगर कोई document है जो 30 साल पुराना है और किसी ऑफिसर की कस्टडी में था and now you are bringing that document, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो डॉक्यूमेंट पे जो भी सिग्नेचर है या वो डॉक्यूमेंट का जो भी पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे केस के लिए, या जो हैंड राइटिंग है या कोई पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है, इन दैट केस कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि वो डॉक्यूमेंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड है एंड इट वाज अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय होम इट पर्पट्स टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड, मतलब जिसने करना चाहिए था अटेस्टेशन उसने प्रॉपरली किया था एंड डॉक्यूमेंट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं। सेक्शन 90A इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट विल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ कि जो भी कस्टडी थी जिसके भी कस्टडी में डॉक्यूमेंट्स थे तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा उस पर जो भी डिजिटल सिग्नेचर है या जो भी डेटा हमको वहाँ से लेना है फॉर अ पर्टिकुलर केस दैट इज़ करेक्ट एंड दैट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड ऑथराइज्ड। नाउ second part of this module, exclusion of oral by documentary evidence. Exclusion of oral by documentary evidence मतलब क्या, एक कार्डियल रूल है, एक रूल बन गया है कि अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर दैट इज़ द बेस्ट एविडेंस। वाई डू यू वांट ओरल एविडेंस? इट इज़ अ जनरल रूल एंड मोस्ट इनफ्लेक्सिबल रूल दैट, इनफ्लेक्सिबल क्यों, मतलब इजीली वो चेंज नहीं हो सकता कि अगर रिटन इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ
or by the contract of the party to the repository and memorial of truth, and any other evidence is excluded from being used either as a substitute from such instrument or to the contradict or alter them. अब इसमें कुछ provisions है, that is from section number 91 to 100, which we are going to see now. Evidence of terms of contract, grants and other dispositions of property reduced to form of document, section 91. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, हमने उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख के वो मैटर को लिख लिया, तो डॉक्यूमेंट में पूरा मैटर आ गया. तो इन दैट केस नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट. मतलब और कोई एविडेंस तो मत दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ग्रांट हुआ था या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था, एक्सेप्ट ये जो डॉक्यूमेंट है वो, या कोई सेकेंडरी एविडेंस है, मतलब ओरिजिनल का कोई सर्टिफाइड कॉपी है जहाँ पे तुम प्रूव कर सकते हो कि दैट इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी, विच वी हैड ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस मॉड्यूल. तो इन दैट केस ओनली दीज डॉक्यूमेंट्स will be allowed to be produced in front of court. Exception 1. When a public officer is required by law to be appointed in writing and when it has shown that any particular person has acted as such officer, the writing of which he is appointed need not be proved. मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर डॉक्यूमेंट है तो यू विल हैव टू शो दैट डॉक्यूमेंट या तो उसका सेकेंडरी एविडेंस. बट एक्सेप्शन 1 क्या बोलता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है एंड स्पेसिफिकली लिखा है कि पब्लिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट राइटिंग में ही होगा. अब कोई पर्सन है जो वो ऑफिसर की प्लेस पे एक्ट करते आ रहा है एज ऑफिसर, तो कोर्ट फिर नहीं बोलेगा कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट कौन से राइटिंग डॉक्यूमेंट में हुआ था, शो मी दैट. इन दैट केस कोर्ट विल प्रिज्यूम, ओरली भी कोर्ट मान लेगा कि हाँ वो इंसान का अपॉइंटमेंट हुआ था. एक्सेप्शन 2 है विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द probate and not by the document. Section 92. Exclusion of evidence of oral agreement. When the terms of contract, grant or disposition or any matter required by law have reduced to the document, ये हमने start 91 में भी देखा, has been proved according to the last section. So in that case no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted. उस केस में हम oral statement या oral agreement को नहीं लेंगे. कौन नहीं लेगा? कोर्ट. As between the party to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its term. Proviso 1 क्या है? Any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto. मतलब जहाँ फ्रॉड है, इंटिमिडेशन है, इलेगलिटी है, उस केस में यू विल हैव टू प्रूव. फिर वहाँ डॉक्यूमेंट से नहीं कुछ और चल जाएगा. प्रोविजो 2 क्या बोलता है? अगर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था जो केस में डॉक्यूमेंट साइलेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल 5 चीज़ें लिखी है बट एक 6th चीज़ हम लिखना भूल गए, तो इन दैट केस हमने वो एक चीज़ को लेके ओरल एग्रीमेंट किया था. तो जब वो पर्टिकुलर चीज़ को लेके बात हो रही है तो वहाँ पे कोर्ट ओरल एग्रीमेंट को कंसिडर करेगा, क्योंकि इसमें तो बात ही नहीं हुई है ना वो चीज़ की. Proviso 3. Existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under such contract. Similar point कि अगर कोई condition attach करना भूल गए थे in the contract, grant or disposition of property, so in that case we will see the separate oral agreement. Proviso 4. Existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in case in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents. Proviso 5. Any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts or that description may be proved, provided that annexing of such incident would not be pregnant to or inconsistent with the express terms of the contract. Proviso 6. Any fact may be proved which shows in what matter the language of a document is related to existing fact. Section 93. Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous documents. Ambiguous documents मतलब vague या defective, मतलब जहाँ terms conditions clearly specified नहीं है. In that case
ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है या एम्बिगुअस है या फिर डिफेक्टिव है, तो उस एविडेंस को कंसीडर हम नहीं करेंगे, इट विल बी एक्सक्लूडेड. आफ्टर दैट वी हैव सेक्शन नंबर 94, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट. जहाँ डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज एकदम प्लेन है एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, एविडेंस में नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स. तो फिर अलग से कुछ एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सी द एग्जाम्पल हियर. अगर ए ने बी को बोला है कि वो उसका पुणे का घर बी को सेल करेगा, बट एक्चुअल में उसके पास पुणे में कोई घर ही नहीं है, बट ही हैज़ अ हाउस इन औरंगाबाद. तो यहाँ पे तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि हाउस औरंगाबाद का वो बेचने वाला था या नहीं. आफ्टर दैट एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट. अगर जो डॉक्यूमेंट है उसमें अगर जो स्टेटमेंट्स है अगर वो अनमीनिंग है, मतलब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. When language used in document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing fact, evidence may be given to show that was used in a peculiar sense. तो फिर एक अलग से एविडेंस तुमको देना पड़ेगा टू प्रूव कि ये जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है वो कुछ पर्टिकुलर सेंस में थे एंड हाउ इट इज रेलेवेंट टू योर इन योर केस. आफ्टर दैट evidence as to application of language which can apply to only one of several persons, section 96. When the facts are such that language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several person or thing, evidence may be given of fact which show which of those person thinks it was intended to apply. मतलब थोड़ा सा confusing है, दो चीज़ involved है या दो person involved है, तो you will have to prove by providing a additional evidence कि वो किस चीज़ की बात कर रहा था. हाउ इट कैन बी प्रूव्ड. अब ए ने बी को बोला कि आई विल गिव यू अ पेन, एक पेन मैं तुमको दूंगा एंड दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर. अब उसके पास दो ब्लू कलर की पेन है, अब उसने बोला ही नहीं कौन सी वाली, तो नाउ यू विल हैव टू प्रूव कि उसका इंटेंशन कौन सा बेचने का था. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 97, evidence as to application of language to one or more sets of facts to neither of which the whole correctly applies. अब यहाँ एक से ज़्यादा फैक्ट्स है. अब यहाँ फैक्ट्स कैसे हो सकते. ए ने बी को बोला कि आई विल सेल यू फ्लैट ओन्ड बाय मी इन पुणे विच इज़ इन पोजीशन ऑफ सी. बट एक्चुअल फैक्ट क्या है, ए के पास एक फ्लैट है पुणे में, ए के पास एक फैक्ट है औरंगाबाद में विच इज़ इन पोजीशन ऑफ सी. मतलब पुणे वाला फ्लैट सी के पोजीशन में नहीं है और एक फैक्ट है जो सी के पोजीशन में वो औरंगाबाद में. मतलब ये दोनों चीज़ों में अलग अलग फैक्ट मैच हो रहे, तो अलग से एक एविडेंस देना पड़ेगा कि ये दो में से वो किसकी बात कर रहा था. एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर्स. इलिजिबल मतलब जो तुम ठीक से नहीं पढ़ सकते, या इलिजिबल कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं विच मेक नो सेंस, तो फिर तुमको स्पेसिफिकली दूसरा एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा विच विल प्रूव कि किस चीज़ की बात हो रही थी. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 99, हु मे गिव एविडेंस ऑफ अग्रीमेंट. अब एविडेंस कौन दे सकता है. कभी जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी नहीं है बट जिसका इंटरेस्ट है वो भी एविडेंस दे सकती है. मतलब दैट इज़ अ थर्ड पार्टी. अगर किसी केस में थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है तो वो एविडेंस दे सकती है. सेक्शन नंबर 100 क्या बोलता है, इस चैप्टर में जो भी चीज़ है, नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेंट शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट. इसकी वजह से इंडियन सक्सेशन एक्ट की कोई भी प्रोविजंस चेंज नहीं होगी. 10 ऑफ 1865 एज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ विल, की कंस्ट्रक्शन ऑफ विल रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस चेंज नहीं होगी. दैट इज सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स, सेक्शन 100. एक बार डिफरेंस देखते हैं पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी में क्या है. एम्बिग्विटी क्या दिखा था, जहाँ वेग होता है चीज़ें, हमने देखा था सेक्शन नंबर 93 में. तो 93 से 98 तक अगर तुम देखोगे तो इसमें सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है या ठीक से स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, या तो दो से ज़्यादा बातों को मिक्स करके बोला गया है, या तो फिर बहुत डिफेक्टिव तरीके से उसको
रखा गया है. तो इन दैट केस वी विल डिवाइड इट इनटू टू, पेटेंट एंड लैटेंट. तो पहला है पेटेंट. पेटेंट एम्बिग्विटी मतलब बट द लैंग्वेज इज सो अनसर्टन एंड इफेक्टिव दैट नो मीनिंग कैन बी ड्रॉन. मतलब यहाँ कोई मीनिंग है जो हम ड्रॉ नहीं कर सकते. और इसमें क्या बोला है, लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज सर्टन एंड मीनिंगफुल बट लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट अप्लाइड टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. इस केस में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. हमने ऐसे भी सेक्शंस देखे जहाँ डॉक्यूमेंट्स तो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो बट उसका इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है. तो फिर अलग से दूसरा डॉक्यूमेंट तुमको प्रोड्यूस करके बताना पड़ता है कि हाउ द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स मेक्स सेंस इन दिस केस. पेटेंट एम्बिग्विटी इज पर्सनल एंड इज रिलेटेड टू द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द डॉक्यूमेंट. Latent is objective in nature and is related to subject matter and object of document. Oral evidence is permitted to remove latent ambiguity. No oral evidence is allowed to remove patent ambiguity. Patent ambiguity is based on rule that patent ambiguity makes the documents useless. Useless हो जाता है. The rule of giving oral evidence in case of latent ambiguity is based on principle that latent ambiguity does not make the document useless. क्योंकि यहाँ तुम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके उसका मीनिंग बता सकते हो बट दिस इज ऑलरेडी मीनिंगलेस, तो वो यूजलेस है. पेटेंट एम्बिग्विटी इज ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इज एविडेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. Latent ambiguity is not evident from prima facie inspection of document but comes apparent when the language of document is applied to the existing circumstances. So this was about patent ambiguity and latent ambiguity. It talks about section 93 to 98. ये तुम्हारे वो sections को और clear करेगा. Again a small module but an important one. तुमको इसमें समझा है कि कोड कौन सी चीज़ों को presume करता है कि documents correct होंगे, accurate होंगे and genuine होंगे. एंड एक्सक्लूजन ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. रूल है कि अगर रिटर्न एविडेंस है, रिटर्न स्टेटमेंट है तो कंसिडर दैट वन. सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक. थैंक यू.